हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे साथ आज ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक ये सोशल वर्कर हैं और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट हैं गांधरी के, जो डिस्ट्रिक्ट रामबन में आता है। तो आज इनसे हम ख़ास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में ही चल रहा है, सबसे पहला सवाल इनसे वही हमारी भी हम करेंगे कि पहला सवाल ये है कि सजाद साहब, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल में। मोस्ट वेलकम आपका। जो सजाद साहब, पहला ही प्रश्न आपसे ये पूछेंगे हम कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है जो सरकार चला रही है आज जम्मू कश्मीर यूटी में, पूरी सरकार का तो ये साफ कहना है कि गरीबों को नहीं छेड़ा जाएगा। तो इसको लेके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी भी काफ़ी बयानबाजी, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो या कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर हो, काफ़ी बयानबाजी हमें देखने को मिली। तो आप जो है इस लॉ को किस हिसाब से देखते हैं? देखें, सबसे पहले मैं बात कहना चाहूँगा कि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो ऐसे कहने को तो ऑन द पेपर जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जिस तरह से जो गवर्नमेंट सेलेक्टिव पर्सनस को या सिलेक्टिव कम्युनिटी को जो टारगेट कर रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये तरीक़ाकार ही गलत रहा है गवर्नमेंट का, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बगैर नोटिस के, अगर आप नोटिस देते हो कि 2 या 3 दिन के अंदर आप इस अपनी प्रॉपर्टी को या अपने जो मकान है आपका उसको आप वैकेंट करो, खाली करो, उसके बाद यहाँ बिल्डोज़र लग जाएगा, वो एक तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। एक कानून को प्रॉपर वे देना चाहिए, कम से कम उनको अपना सबूत दिखाने के लिए। जैसे कोई अगर किसी की प्रॉपर्टी आती है उसको एक मौका मिलना चाहिए, कम से कम वो जिस तरह से यहाँ हाई कोर्ट बना हुआ है, जुडिशरी है, उसको अपना वहाँ जाके अपने जो उसके पास प्रॉपर्टी जो कागज़ हैं या और कुछ हैं वो सबूत देने के बाद, उसके बाद अगर वो पाया जाता कि इंक्रोचर है तो तब जाके उस पे जो है इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करनी चाहिए। तब तक जब तक वो सबूत अगर उसके पास हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंक्रोचर है, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिला कि उन्होंने भी किसी से ज़मीन लिया, उनके पास भी एफिडेविट्स पड़े हुए हैं, तो एक मौका फराहम करना चाहिए। दूसरा बात यह है कि जहाँ भी देखा गया है कि सेलेक्टिव कम्युनिटी पे जो है ये इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई है, अभी तक दूसरी जगह हमने कहीं नहीं देखा कि किसी, या एक देखा जाए तो पार्टी लेवल पे भी जो है एक ये एक्सप्लॉइट कर रही है। जी सजाद साहब, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा आपको रोकने के लिए, लेकिन सरकार का ये क्लियर कहना है, एलजी मनोज सिन्हा साहब या चीफ सेक्रेटरी हो, डिवकॉम हो या डीसी जो है, वो सब यही कह रहे हैं कि हमने जो है गरीबों को, जिससे 5 से लेके 15 मरले तक जगह है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। हाँ, जो बड़े मगरमच्छ हैं जिनके पास 50 कनाल 100 कनाल, जो लैंड माफिया हैं जिन्होंने अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करके या कुछ भी इस्तेमाल करके लिया हुआ है, तो सरकार उनको जो है किसी भी हालत में उनको खाली करवाएगी। लेकिन देखिए, हकीकत में अगर हकीकत कुछ इससे अलग है, अगर देखा जाए, बोलने को तो बोल देते हैं 5 से 15 मरले का, मैं कहता हूँ कि अगर जो बड़ी मगरमच्छ हैं वो किस में हैं, अगर नाम दिया जाए किस पार्टी में, अगर देखा जाए तो वो एक मखसूस पार्टी में नहीं है। अगर होंगे इनके खिलाफ, मैं तो कहता हूँ खुद एक्शन होना चाहिए। अगर जो इंक्रोचर हैं, जिन्होंने स्टेट लैंड जो कानूनी जो गैर कानूनी काम किया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो बिना किसी डिफरेंस के, चाहे वो किसी बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही हो या आम आदमी से हो या जो ये बाकी रीजनल पार्टियाँ हैं, पीडीपी से हो, किसी से भी हो, लेकिन सबसे पहले जो है हर एक पे एक ही जो है वो कानून ये लागू होना चाहिए। अच्छा जी जी सियाज साहब, तो ये तो था लैंड इशू, सरकारी लैंड को लेके। तो लेकिन उसके बाद एक और नया जो कानून अब आने को तैयार है, प्रॉपर्टी टैक्स, उसको कैसे आप या आपकी पार्टी जो है उसको, एक ज़मीनी लेवल पे आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो तो सरासर मैं कहता हूँ कि ये गलत है, क्योंकि आम लोग जो ख़ास तौर पे, ख़ासकर जम्मू कश्मीर जैसे, पहले यहाँ जब 370 हटाया गया, लोगों ने को यही डर था कि उनको ज़मीनों का उनको ख़तरा हो सकता है। उसके बाद अब जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात आती है, इसमें जो है कम से कम 60% लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए एक ये बहुत सदमे की बात है, क्योंकि पहले ये एक स्कीम जो थी जिसमें मकान दिए गए थे गरीब तबके के लोगों को, तो उनको भी डर लग गया, क्योंकि उनके भी पक्के मकान जब पहले दिए, आप उनसे ही पहले दे के फिर वसूल करना, ये
स्ट्रेटजी, ये पॉलिसी जो है दोगली पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि एक तरफ से कहते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से देखा जाए तो लोग गरीब लोगों का खून चूसना, ये भी मैं कहता हूँ ये गलत है। क्योंकि हाँ, अगर कोई कमर्शियल चीज़ों पे इस्तेमाल कर रहा है वहाँ ऑलरेडी टैक्स दिया जाता है, या लेकिन जो डोमेस्टिक जहाँ खुद रहा जाता है, रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाना सरासर गलत है। क्योंकि ये एक किस्म का आज हम जो है वो डेमोक्रेटिक इंडिया है, और वो वी हैव प्राउड टू बी अ इंडियन और डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि जो सब दुनिया में सबसे बेहतर डेमोक्रेसी अगर है तो वो हिंदुस्तान में है। लेकिन इस तरह के जो कानून लाकर इंसान को जो है वो दुख पूछता है, क्योंकि आम पब्लिक, आम गरीब लोगों को ये जो है तंग किया जाता है। ये वो अंग्रेज़ों वाले दौर की बात आ गई, जब वो ज़मीनों पर लगान लिया करते थे, टैक्स वसूल क्या करते थे, वही बात आ जाएगी कि आम लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स लेना है। मैं कहता हूँ ये कि सरासर गलत है। जी जी जी, बिल्कुल प्राउड होना चाहिए, प्राउड टू बी इंडियन, वो तो हमें है। तो इसके अलावा जो एक और मैं प्रश्न आपको पूछता हूँ कि ये आप मुझे बताएं, बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम इलेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अब की बार 50 के पार, वो कह रहे हैं, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है चाहे वो पंचायती इलेक्शन हो या चाहे असेंबली के इलेक्शन हो, उसके लिए वो कितना तैयार है? देखिए, सबसे पहली बात आपकी जो मैं आपका क्वेश्चन है ये मैं कहूँगा कि बिल्कुल गलत है। चाहे मतलब आप तो क्वेश्चन सही कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जी जी बीजेपी का कहना है कि आपकी बार 50 के पर, पहले नंबर तो इलेक्शन के लिए वो रेडी ही नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि मंसूबा उनका अपना जो है उस मकसद में हम कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद ही इलेक्शन करेंगे। क्योंकि उनको पता है, मालूम है, अगर आज इलेक्शन करें, कल करें, हमें मात खानी पड़ेगी। क्योंकि ये मैं आपको खून से लिख के देता हूँ कि बीजेपी यहाँ अगले 50 साल तक भी अपनी हुकूमत यहाँ बना नहीं सकती। क्योंकि उनको मालूम है, आपने देखा होगा जनाब ये होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने पहले कहा था पार्लियामेंट में कि हम जो है जी कुछ जैसे हालात ठीक होंगे, बेहतर होंगे 370 आर्टिकल हटाने के बाद, तो हम जो है वहाँ स्टेट दे देंगे। लेकिन आपने देखा होगा, सुना होगा, पीछे उनका एक बहुत बड़ा यू टर्न, बदकिस्मती की बात है। क्योंकि एक सिलेक्टेड मतलब एक डेमोक्रेटिक वे से सिलेक्टेड गवर्नमेंट है जो कि बीजेपी, तो उस तरह के होम मिनिस्टर का बयान कि जो अब हम वहाँ पे स्टेट जो है इलेक्शन के बाद देंगे, अभी यूटी रहेगी, तो जो ही इलेक्शन हो जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ हम स्टेट दे देंगे। तो ये सरासर गलत है। मैं कहता हूँ पावर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर एक मुनफरिद एक पहचान रखता था पूरे वर्ल्ड में, इस स्टेट की एक पहचान थी। वहाँ अपनी जो सबसे, मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, मैं ये जानता हूँ कि जो स्टेट है वो रन बाय पीपल से होती है। तो एक लोगों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी चुनी हुई सरकार करें। क्योंकि अगर वो यूटी में इलेक्शन करवा लेते हैं तो फिर एलजी के अंडर ही रहेगा सारा कुछ, शायद उससे कुछ लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ नहीं सकती। क्योंकि आप जानते हैं अगर फुल स्टेट होगी तो उससे कानून में चेंजेस आते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्स बढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ उसके। वरना यही जो लास्ट 2-3 साल से मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर स्टेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लोगों में इस किस्म का खौफ, डर है, वो लगातार बना रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि कहीं भी बीजेपी जो है वो तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए। जी जी, तो सर आखिर में हम आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं कि सर आप कह रहे हैं, आपका कहना यही, कहने का यही मतलब निकलता है कि हम जो है सबसे टॉप पे है, अब जो भी है सरकार हमारी आएगी, ये आपका कहने का मतलब है। लेकिन सर दूसरी जानिब देखा जाए तो आप ही के अपने नेता जो हैं वो ज़्यादा दूर की बात नहीं हम करेंगे, हम आपके डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करेंगे। अभी जो रिसेंट पीछे आपने देखा होगा, आपकी भी नोटिस में होगा कि आपके एक डीडीसी जो है चुने हुए, वो जो हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के किसी और पार्टी में वो चले गए। तो इससे मतलब कि पार्टी कमज़ोर ही होगी, तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं, इसके क्या? कमज़ोर की बात नहीं है, मैं कहूँगा कि आज के दौर में जो है एक डोमिनेंस है, एक पार्टी की डोमिनेंस है। और उस डोमिनेंस में बहुत सारे कुछ, चाहे वो लालच पे हो या उनको डराया गया हो या उनको किसी वजह से भी, आप देख सकते हो बड़े फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है सेकुलरिज्म के लिए इस वक्त बहुत बड़ा इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में सेकुलर कैंडिडेट को या सेकुलर लीडर को खड़ा रहना, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। जैसा आप कह रहे हैं वो जगवीर दास
जी, जो जी। कि एक मेरे बड़े भाई की DDC तरह हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट अच्छे इंसान थे, हैं, ऐसी बात नहीं है कि आज वो दूसरी पार्टी में हैं वो। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनको बीजेपी से मैंडेट नहीं मिला था और उनको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट दिया था और डीडीसी बटोत से वो विन करे थे, जीते थे। और यहाँ से मैं आपसे ही ये कहता हूँ कि आपके सवाल में जवाब है, अगर वो एनसी से मैंडेट लेके डीडीसी जीत गए तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी उनको यहाँ से जाके जो है वो बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया। ऐसे बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन हमें भी इस बात की समझ नहीं आई कि ऐसी क्या वजूहत रही होगी। पहले से वो बीजेपी की काफ़ी मुखालफत करते थे कि यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, सिलेक्टिव है, यहाँ अपर कास्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। आप इस चीज़ से एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन अवाम एग्री करेगी, क्योंकि वहाँ एक बहुत सारा जो है वो चलता है कि एक सिलेक्टिव जो कास्ट है उस पे उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन फिर उन्होंने वही चुनी, हालांकि हमारे यहाँ खास कुछ जो मेरे साथी में कहता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट इसलिए कनेक्टेड थे, मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, बड़ा भरोसा था। उसके बाद अर्जुन राजू जी भी, उनसे भी बात हुई मेरी, जो एक यंग पावर हैं, या डॉक्टर चमन लाल जी से भी, लेकिन कोई वजह का पता नहीं चला। उसका हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, आप किसी भी पार्टी को, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। कंपटीशन तभी होता है, लेकिन एक विजन होता है, उस विजन पे आप खड़े रहो, खासकर जब आपका कड़ा इम्तिहान होगा, तो उस वक्त जो है, उस वक्त माना जाता है कि लीडर की क्वालिटी वो पब्लिक के लिए लड़ रहा है या अपने मुफाद के लिए, वो उस वक्त मालूम पड़ता है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब। तो ये थे हमारे साथ सोशल वर्कर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट मिस्टर सज्जाद रुनियाल साहब। तो इन्होंने आज हमारे साथ बात की, हमने इनसे प्रश्न पूछे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अच्छा लगा हो ये इंटरव्यू, इनकी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो दीजिए मुझे इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।